हेलो दोस्तों, मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर करेंगे दोस्तों, और ये पार्ट 1 है। और इस पार्ट में हम 1 और 2 नंबर के जो प्रश्न उत्तर करेंगे जो हमारे सीबीएसई बोर्ड 2021 और 20 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। इन्हीं प्रश्न में से क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं आपको इससे वादा करता हूं, क्योंकि मैंने इस चैप्टर के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बन सकते हैं परीक्षा में और आपके लिए लाया हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों द्वारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार कीजिए और सही क्रम का विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है घटना क्या है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ दिया गया है। दूसरा असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों, हमें देखना है कि महात्मा गांधी के भारत आगमन के बाद जो सबसे पहला आंदोलन हुआ था सत्याग्रह, वो का था चंपारण सत्याग्रह 1916, यानी पहला 4। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, तो दूसरा जो महत्वपूर्ण आंदोलन था वह था असहयोग आंदोलन, जी हाँ। तीसरा दांडी मार्च और चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा दोस्तों 4, ठीक है। पहला यानी चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद 2 यानी असहयोग आंदोलन, फिर 3 दांडी मार्च और फिर 1 भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही विकल्प है ए, तो इसका ए सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। सत्य और असत्य कथनों को अलग अलग कीजिए और असत्य कथनों के लिए उचित विकल्प छांटिए। ए, गांधी जी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। बी, नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में सामने आया। सी, स्वदेशी आंदोलन ने महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय जैसे प्रभावशाली नेताओं को जन्म दिया। चौथा दोस्तों, 4 मार्च 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया। तो दोस्तों, इसमें जो हमारे सामने सही विकल्प है, तो पहले देखते हैं। गांधी जी साइमन कमीशन का समर्थन करते थे, ऐसा बिल्कुल भी गलत सही नहीं है, ये एक सरासर गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी साइमन कमीशन का विरोध किए थे। क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि उस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में सामने आया, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल कथन सही है, क्योंकि दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हमने देखा, और वहीं से ही नमक सत्याग्रह वही सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आता है। उसके बाद देखेंगे हम, स्वदेशी आंदोलन ने महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत जैसे प्रभावशाली नेताओं को जन्म दिया। अगर हम स्वदेशी आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो 1905 से लेकर 1907 का जो दौर चला था, और उसी स्वदेशी आंदोलन इन 3 नेताओं को जन्म हुआ जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। तो कथन 2 और कथन 3 बिल्कुल सत्य है। चौथा देखते हैं, तो मार्च 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया, बिल्कुल भी गलत है। तो ये प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, जबकि मुस्लिम लीग द्वारा पारित किया गया था। तो इसका जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो होगा केवल, ठीक है, बी यानी 2 तथा 3। चलिए अगला प्रश्न। गांधी जी ने सत्याग्रह का तरीका सर्वप्रथम इस्तेमाल कहाँ किया? ए, भारत, बी, दक्षिण अफ्रीका में, सी, दक्षिण अमेरिका में, डी, ब्रिटेन में। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है बी, दक्षिण अफ्रीका में। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अपने पहले सत्याग्रह का इस्तेमाल किया था, और वहीं से, यानी आप ये एक प्रकार ये कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को महात्मा बनाया। दोस्तों, ये आंदोलन महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन जुड़ी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, और इस आंदोलन में अधिकांश जो बातें हैं महात्मा गांधी, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे दांडी मार्च हो, ठीक है, चाहे रोलट सत्याग्रह हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों हमारे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और जो क्वेश्चन इस वीडियो में रह जाएंगे दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा, और गारंटी कहता हूँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और
और आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहे तो मैं आपको 90+ से ज़्यादा नंबर दिलाकर रहूँगा, हिस्ट्री चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो क्यों ना हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो में बने रहिए और वीडियो पूरा देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, कांग्रेस के उदारवादी नेता कौन थे? तो कांग्रेस के उदारवादी नेता थे दोस्तों वह है गोपाल कृष्ण गोखले, और उदारवादी नेता थे इसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी उदारवादी थे, ठीक है, और भी बहुत से नेता थे जो उदारवादी थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल दोस्तों, तो ये आप कह सकते हैं कि ये क्रांतिकारी नेता थे, यानी गर्म दल वाले नेता थे। प्रश्न 5, भारत में गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कब होती है? अगर भारत में गांधी जी की सार्वजनिक उपस्थिति की बात करते हैं तो वो कब होती है दोस्तों? ए जनवरी 1915, बी फरवरी 1916, सी जनवरी 1916, डी फरवरी 1917। तो दोस्तों गांधी जी की भारत में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 यानी बी में होती है, और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वो अपना व्याख्यान देते हैं, और उसी समय उनके गुरु राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले उनसे कहते हैं कि जब आप भारत से गए थे तो भारत की स्थिति कुछ और थी, और अब जब आप भारत में आए तो भारत की स्थिति कुछ और है, तो भारत में आंदोलन शुरू करने से पहले आपको भारत का भ्रमण कर लेना चाहिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 6, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया? ए जनवरी 1921, बी फरवरी 1921, सी फरवरी 1922, डी जनवरी 1922। तो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया दोस्तों सी, यानी फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरा चौरा नामक उत्तर प्रदेश का दोस्तों गोरखपुर का ज़िला है, वहाँ चौरा चौरा नामक स्थान पर आक्रोश भीड़ ने पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया, जिसमें कुछ पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है, और इसी के घटना से क्षुब्ध होकर दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि इस असहयोग आंदोलन को वापसी का सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू द्वारा इसका विरोध किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 7, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ए मुंबई, बी लाहौर, सी कोलकाता, डी कराची। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ था? वो हुआ था बी यानी लाहौर में, ठीक है, और इसी कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग को भी प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 8, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन यानी 1929 में उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था दोस्तों? जिसमें देखते हैं क्या था? मूल अधिकारों की घोषणा या रॉलेट एक्ट समाप्त करने की मांग, पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा या उपरोक्त सभी। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था दोस्तों, वह था पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। और इसी पूर्ण स्वराज की मांग के बाद दोस्तों भारत में 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस या हम कह सकते भारत का पहला स्वतंत्र दिवस भी मनाया गया। तो कांग्रेस लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा। आज़ादी से पूर्व देश भर में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आज़ादी से पहले देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो मनाया गया था 26 जनवरी 1930, यानी ए इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 11, गांधी जी की दांडी यात्रा से कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? तो गांधी जी की दांडी यात्रा से दोस्तों जो आंदोलन आरंभ होता है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से आरंभ होता है, यानी बी इसका सही उत्तर है। गांधी जी दांडी कब पहुँचे? महात्मा गांधी जी दोस्तों दांडी पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी दांडी मार्च के लिए निकले, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर एक चाय की केतली में नमक उबालकर इस आंदोलन का विरोध किया और इस आंदोलन का बहिष्कार किया, और इसी के बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हो गई थी।
चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। मैं वीडियो को पूरा देखने इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। और अच्छे नंबर लाने के लिए तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तो निकालने ही पड़ेंगे मेरे दोस्तों मेरे साथ। और सही बयान अगर मेरे साथ 10 से 15 मिनट डेली के दे देंगे तो आप गारंटी से 95+ सब्जेक्ट में नंबर लाने में सक्षम रहेंगे। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। दोस्तों दोस्तों में पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ए नवंबर 1930, बी जनवरी 1931, सी नवंबर 1931, डी जनवरी 1930। दोस्तों लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, यानी 30 यानी ए इसका सही उत्तर है। इससे कुल 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं दोस्तों। इस 3 गोलमेज सम्मेलनों से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला एग्जाम में दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लगातार मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे साथ बने रहिए और हम इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी देखेंगे। जो भी क्वेश्चन छूट जाएंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊँगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? दोस्तों गांधी इरविन समझौता होता है ए यानी 1931 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और इसी गांधी इरविन समझौता यानी 1931 महात्मा गांधी द्वारा 11 सूत्री मांग भी रखी गई थी। और इसी के बाद महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था। जी हाँ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1900 में भाग लिया था। यानी महात्मा गांधी द्वारा और कांग्रेस के द्वारा केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया, वो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और एक ऐसे नेता जो तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेते हैं वो कौन है दोस्तों? वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में अकेले भारत से भाग लेते हैं। चलिए, प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दिया। तो दोस्तों प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने जो इस्तीफा दिया था वो कब दिया था? ए अक्टूबर 1937, बी अक्टूबर 1940, सी अक्टूबर 1939 या डी अक्टूबर 1942। इसका उत्तर दोस्तों है अक्टूबर 1939, सी इसका सही उत्तर है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया दोस्तों? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था ए 1946। और इसी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के बाद यानी कैबिनेट मिशन के आने के बाद भारत में संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को ही। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। उदारवादियों तथा गर्म दल के नेताओं की नीति में कोई एक अंतर बताइए। दोस्तों उदारवादी तथा गर्म दल के नेताओं के अंतर बताते हैं। तो उदारवादी सुधारों के लिए क्रमिक तथा लगातार प्रयास करते रहने के पक्ष में थे, यानी वो लगातार चिट्ठी या आंदोलन के जरिए ही ब्रिटिश सरकार को यहाँ से भगाना या कैसे स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। जबकि अगर इसके विपरीत की बात करें, गर्म दल के नेता औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू नीति के समर्थक थे, यानी वो जैसे को तैसे के बाद में अगर ब्रिटिश सरकार उनसे आक्रामक रवैया अपना रही थी तो वो भी आक्रामक रवैया अपनाने के लिए कह रहे थे। प्रश्न नंबर 18, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किन 3 स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कब कब? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी द्वारा 3 स्थानों पर जो आंदोलन चलाया गया उसमें सबसे पहले दोस्तों है बिहार के चंपारण सत्याग्रह की बात करें, ये भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। जी हाँ, बिहार में चंपारण जिले में 3 कठिया पद्धति के विरोध में किसानों के हक में महात्मा गांधी ने हड़ताल किया और असहयोग आंदोलन किया और वो सफल रहा, बिल्कुल सत्याग्रह सफल रहा। असहयोग आंदोलन सत्याग्रह किया। दूसरा 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में, ठीक है, वहाँ पर दोस्तों वहाँ के लिए आंदोलन किया, वहाँ के किसानों के लिए आंदोलन किया। और चौथा अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए भी आंदोलन किया। तीसरा तो ये 1916, 1917 और 1918 में महात्मा गांधी द्वारा भारत आने के बाद प्रथम 3 जो सत्याग्रह किए थे वो तीनों सफल रहे थे। 1916 में चंपारण सत्याग्रह, 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में और 1918 में अहमदाबाद में गुजरात के मिल मजदूरों के लिए। पूर्ण स्वराज को औपचारिक रूप से कब और कहाँ स्वीकार किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग को दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया दोस्तों। जी हाँ, पूर्ण स्वराज को लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस तरह अलग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन किस प्रकार से अलग था दोस्तों, तो असहयोग आंदोलन में लोगों को सरकार से केवल सहयोग ना करने के लिए कहा गया था, परंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों को उपनिवेश कानूनों को तोड़ने तथा कर ना चुकाने के लिए भी कहा गया था। और इसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से पूरी तरह से अलग था। खिलाफत आंदोलन क्या था? गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन का अंग क्यों बनाया? खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के समर्थन में मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था और ये भारत में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, जी हाँ दोस्तों, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन था।
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के विस्तार एवं मजबूती के लिए इसे असहयोग आंदोलन का अंग बनाया, क्योंकि महात्मा गांधी के बिल्कुल एक ऐसा लगा कि अगर खिलाफत आंदोलन को साथ मिला लिया जाए तो इस आंदोलन में यानी असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और हम तुरंत, या आप कह सकते हैं कि आज़ादी के लिए अग्रसर हो सकेंगे। क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया? द्वितीय विश्व युद्ध के में उत्पन्न कठिन परिस्थिति को ब्रिटेन के पक्ष में करने के लिए दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। 1942 क्रिप्स मिशन। दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। यहाँ दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ने ही महात्मा गांधी को अब महात्मा बनाया, इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर हम बात करें दोस्तों तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार अहिंसात्मक विरोध के अपने विशेष तरीके का प्रयोग किया, इसे सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यहीं पर उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच सद्भावना बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव के व्यवहार के लिए चेतावनी दी। इसलिए कहा जाता है कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका ने ही महात्मा की उपाधि दी बनाया। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम बात करें तो हम अपने प्रश्नों को पूरी तरह से करने में सक्षम हो जाते हैं। अगला प्रश्न बात करें, लाल बाल पाल कौन थे दोस्तों? तो लाल बाल पाल कौन थे? तो लाल बाल पाल स्वदेशी आंदोलन के मुख्य नेताओं में शामिल थे। ये नेता महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल तथा पंजाब के लाला लाजपत राय है और इनका संबंध कांग्रेस के गर्म दल से था। आपको पता है कि इन नेताओं की जो थी 1905 और 1907 में जो हमारा स्वदेशी आंदोलन चला था उसमें इनकी नेताओं की स्थिति हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, इस आज का आखिरी प्रश्न, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग के मांग के समर्थन में किया, यानी मुस्लिम लीग की मांग के समर्थन में किया, अलग पाकिस्तान की मांग की गई 1940 में ही। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन निश्चित किया गया। उस दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कोलकाता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लगाएंगे जिसमें हम 4 और 6 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।